आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात उस उत्तर प्रदेश की जहां बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार उनके मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्योंकि मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो हार गए हैं। उधर दिनेश शर्मा भी नहीं बनेंगे, ये भी तय है। तो फिर कौन बनेगा और कितने बनेंगे? इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बहुत से नए चुने गए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उधर बीजेपी ने राज्यों में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है और इसीलिए आज अलग अलग राज्यों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह यूपी, राजनाथ सिंह उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बन गए हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ के घर पर लखनऊ में एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगे सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत हुई है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी सबसे बड़े सूबे में चल रही सबसे बड़ी हलचल पर। 2 दिनों तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे, अपने सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की, पार्टी को यूपी में मिली बम्पर जीत पर चर्चा हुई, आगे जो सरकार बनेगी उसमें मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी, जातिगत समीकरणों का कैसे ध्यान रखना है और नए मंत्रिमंडल से 2024 की लोकसभा जीतने की कैसे रणनीति बनानी है, इन तमाम मुद्दों पर भी बात हुई। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण 21 या 22 मार्च को हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कुल 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 22 से 24 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा 7 से 9 मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हो सकते हैं। ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ ही फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या उनके मंत्रिमंडल में फिर से डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे? अगर बनाए जाएंगे तो 1 या 2 या फिर 3 या फिर ये संख्या 4 तक जा सकती है। ये वो तमाम सवाल हैं जो यूपी के राजनीतिक गलियारों में ट्रेंड हो रहे हैं। योगी की पिछली सरकार में 2 डिप्टी सीएम थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। मौर्य पिछड़ी जाति के कोटे से तो दिनेश शर्मा ब्राह्मण कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए थे। दिनेश शर्मा का मंत्रिमंडल से बाहर होना तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें इस बार चुनाव नहीं लड़वाया। लेकिन सवाल दूसरे डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है, क्योंकि वो इस बार चुनाव हार गए थे। हालांकि ये माना जा रहा है कि उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं। स्वतंत्र कुर्मी बिरादरी से हैं। हो सकता है कि उनकी जगह केशव मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। इस बात की भी चर्चा है कि बेबी रानी मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वो पहली बार दलितों के गढ़ आगरा से विधायक चुनी गई हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी बेबी रानी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो जाटो बिरादरी से हैं। उन्हें सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी मायावती के वोट बैंक को अपना बनाना चाहती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये तो साफ हो गया है कि बीएसपी काफी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए बीजेपी को अपने लिए ये स्वर्णिम अवसर लग रहा है कि वो मायावती का वोट बैंक छीन ले। सीएसडीएस का सर्वे भी ये बताता है कि 21% जाटवों ने इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया। तो अगले लोकसभा चुनाव में यही जाटव बिरादरी बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान भी कर सकता है। अगर 3 या 4 डिप्टी सीएम बनाए गए तो फिर एक नाम ब्रिजेश पाठक का भी हो सकता है, जो इस बार लखनऊ कैंट से विधायक चुने गए हैं। इस बार उन्हें दिनेश शर्मा के बदले ये जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की वजह से उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी डिप्टी सीएम बनने के सपने संजोए हुए हैं। संजय जी, क्या आने वाले समय में आपको उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, मेरा समाज तो चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो हम तो निषाद राज के बेटे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और मोदी ने गले लगाया है तो जो सम्मान देंगे हमें मंजूर है।
इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जैसे कन्नौज से विधायक चुने गए कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, बलिया से विधायक चुने गए दयाशंकर सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा के विधायक पंकज सिंह भी यूपी में मंत्री बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर तो सबकी नजर है, पंजाब पर भी नजर रखनी जरूरी है, जहां ये तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भगवंत मान इस सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, जिन्होंने आज अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मान का शपथ ग्रहण 16 मार्च को होगा। तैयारियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के तो सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बाकी किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री या दूसरे वीआईपी इस शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए जाएंगे। लेकिन भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए असली चुनौती सरकार बनने के बाद शुरू होगी। वो कैसे, आप इसे समझिए। पंजाब के ऊपर अभी 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। राज्य में कृषि के विकास में कमी दर्ज की जा रही है। पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 7 सालों में एनसीबी ने 3,836 किलो ड्रग्स पकड़ी है। यहां पाकिस्तान बॉर्डर से भी ड्रग्स की सप्लाई होती है। 2017 से 2020 तक पंजाब बॉर्डर पर 1,235 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने अपने वादों को निभाने की भी बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए एक बड़े सरकारी खर्च की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में 18 साल से ऊपर की करीब 99 लाख महिलाएं हैं और अगर इन सबको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे तो खर्च कितना हुआ? 990 करोड़ रुपए और हर साल 11,880 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह एक और वादा है कि हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी पंजाब में सरकार हर साल 17,796 रुपए की बिजली की सब्सिडी देती है। जाहिर तौर पर यह खर्च अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि पहले की सरकारें पंजाब को लूटती रही है, अब वो लूट बंद हो जाएगी तो खर्च आसानी से निकल आएगा। वैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब पर नजर हो और उत्तराखंड और गोवा की बात ना हो तो समस्त हिंदुस्तान की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेज सीएम की कुर्सी को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की बम्पर जीत के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए। बावजूद इसके अब राज्य में कुर्सी के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। गोवा में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी विधायकों में ही जमकर खेमेबाजी शुरू हो गई है। हालांकि किंग कौन होगा, इस पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भेजे जा रहे हैं। गोवा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन के नाम पर मुहर लग गई है। इन दोनों राज्यों में सीएम की रेस में शामिल चेहरों पर भी अब हमारी ये रिपोर्ट जो हमने तैयार की आपके लिए, देख लीजिए। 70 में से 47 सीटें जीतकर उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी उत्तराखंड में बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर से काले बादल अब तक नहीं छट पाए। बीजेपी को जनादेश तो मिला, लेकिन खटीमा से कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या उनको एक बार फिर मौका देगी बीजेपी या सीएम के रूप में नया चेहरा सामने आएगा? इस सवाल का जवाब होली के तुरंत बाद मिल सकता है, जब बीजेपी के उत्तराखंड पर्यवेक्षक 19 मार्च को देहरादून जाएंगे, जहां विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। उत्तराखंड के सीएम की रेस में जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनमें सबसे आगे चल रहे हैं खुद पुष्कर धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राज्य में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे सतपाल महाराज, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी और मसूरी से विधायक गणेश जोशी। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी रेस में हैं। हालांकि अभी किसी भी नेता ने अपने नाम की पुष्टि नहीं की है और सबका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और विधानमंडल दल मिलकर ही इस बात का फैसला करेंगे। नहीं, सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, फिर विधानमंडल दल बैठक होगी, तब उस सारा समय उस समय आएगा। अभी इस प्रकार की कोई चर्चा हमारे यहाँ नहीं है। सीएम कुर्सी पर सस्पेंस की कुछ ऐसी ही स्थिति गोवा में भी बनी हुई है, जहां 40 में से 20 सीट जीतने के बावजूद भी सीएम दावेदार का चेहरा अब तक साफ नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि पार्टी में
अंदरूनी कलह के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल गोवा में कुर्सी की लड़ाई के लिए बीजेपी के दो बड़े नेता सीएम प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में खींचातानी शुरू हो गई है। विश्वजीत राणे ने तो प्रमोद सावंत को अपना नेता तक मानने से इनकार कर दिया है। विश्वजीत राणे ने आज मराठी अखबार लोकमत में पूरे पेज का एक पोस्टर छपवाया और इस पोस्टर से प्रमोद सावंत का चेहरा ही गायब था। ऐसा ही कुछ पोस्टर कल उनकी विधायक पत्नी दिव्या राणा ने भी छपवाया था, जिसमें प्रमोद सावंत की तस्वीर नहीं थी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सीएम प्रमोद सावंत की नींद उड़ा रखी है। इसका सबूत आज तब मिला जब उनसे प्रदेश के अगले सीएम के बारे में सवाल पूछा गया। प्रमोद सावंत सवाल से बचते हुए दिखे और अंग्रेजी में विधायकों की शपथ की बात करने लगे। कल बाकी सभी एमएलए 39 एमएलए को शपथ दिया जाएगा। थैंक यू। So the Ganesh Gavkar has appointed as the authorized person to give the oath for the other 39 MLAs. मास्टर स्ट्रोक में अब विश्लेषण होगा फिल्म कश्मीर फाइल्स की कंट्रोवर्सी पर। फिल्म का सब्जेक्ट कश्मीरी पंडितों के पलायन से जुड़ा है और इसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में तलवार खिंच गई है। बीजेपी कांग्रेस को पलायन का जिम्मेदार बता रही है, कांग्रेस इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा वॉर बता रही है। इन सब के बीच केरल कांग्रेस ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ है। हालांकि कांग्रेस अब इस पर सफाई जरूर देती फिर रही है, लेकिन विवाद पर विराम लग नहीं रहा है। पहले आप विवाद पर मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट देखिए, फिर हम विवाद की पड़ताल करेंगे। ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो जिंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। I've heard it's very successful. So you know, my congratulations to the team. I've not seen this. ठाकरे सरकार में यदि नाखून के इतना भी अगर हिंदुत्व बचा है तो वह तात्काल रूप में इस फिल्म को टैक्स फ्री करे। See, this is a part of the BJP's bigger propaganda. It is a part of their bigger narrative, which they, the fake narratives that they float. कश्मीर फाइल्स की कंट्रोवर्सी में अब इतने तड़के लग चुके हैं कि विवादों की एक नई स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। फिल्म के निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री और एक्टर हैं अनुपम खेर, जिनका कहना है कि फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की सच्ची कहानी है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आजाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। 32 साल पहले जब उनको उनके घरों से, उनके वातावरण से, उनकी रोजी रोटी से, उनके शहर से, उनके गांव से निकाल दिया था, उसके बाद उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इसलिए मेरे लिए ये फिल्म नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर के इन दावों की सच्चाई तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन केरल कांग्रेस ने फिल्म को लेकर कुछ ऐसे दावे कर दिए जिससे कंट्रोवर्सी के ग्राफ में उबाल आ गया। कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने निशाना बनाया। 1990 से 2007 तक 399 कश्मीरी पंडित आतंकी हमले में मारे गए, जबकि इन्हीं 17 सालों में 15,000 मुसलमान आतंकियों के शिकार हुए। केरल कांग्रेस के हमले यहीं खत्म नहीं हुए। हिंदू मुसलमान से शुरू हुए कांग्रेस के आरोप सीधे सियासी अटैक में बदल गए। लिखा, बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार दिसंबर 1989 में बनी और पंडितों का घाटी से पलायन जनवरी 1990 में शुरू हुआ। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और वीपी सिंह की सरकार को नवंबर 1990 तक समर्थन देती रही। कांग्रेस के इन आरोपों पर जब चौतरफा हमले शुरू हुए तो ट्वीट डिलीट हो गया और केरल कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई। We will verify that, we will inquire into the matter, then we will take action if somebody is doing any mischief. इस सफाई के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग नहीं रुकी। कांग्रेस फिल्म को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है तो बीजेपी इसे कांग्रेस का छिपाया हुआ काला सच बता रही है। इतिहास के पन्नों पर ये पूरी तरह से स्पष्टता से आया हुआ है कि अतीत में किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार कश्मीर में हुए, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित करते हुए क्रूरता बर्बरता से उन्हें मारा गया। ये सारा इतिहास इस फिल्म के द्वारा देश के सामने, दुनिया के सामने आया है। It is a part of their bigger narrative, which they, the fake narratives that they float. कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे को हवा दे दी है। बीजेपी इस पलायन का दाग कांग्रेस पर लगाने की कोशिश में है तो कांग्रेस इसका ठप्पा बीजेपी पर लगाने की कोशिश कर रही है।
कश्मीर फाइल्स को लेकर, कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जो जंग छिड़ी है, पहले इनके आरोप प्रत्यारोप आप समझ लीजिए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की नीतियां पलायन के लिए जिम्मेदार थी। कांग्रेस की दलील है कि उस वक्त केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स पलायन की जिम्मेदार है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे जगमोहन, जो उस वक्त राज्य के गवर्नर थे, उनके निर्देश पर पलायन हुआ है। इन आरोपों प्रत्यारोपों की पड़ताल करने के लिए पहले हमें कश्मीरी पंडितों के पलायन के इतिहास पर नजर डालनी होगी। तारीख नोट कीजिए, 19 जनवरी 1990। इसी दिन कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने का फरमान जारी हुआ। एक दिन में 60,000 कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। अगले 11 महीनों में 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी और 1990 के अंत तक 95% कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ चुके थे। अब कांग्रेस इसके लिए उस वक्त के गवर्नर जगमोहन को कटघरे में खड़ा करती है। बीजेपी के पास अपनी दलील है और ये पेच तारीखों में उलझा है। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने का फरमान 19 जनवरी 1990 को जारी हुआ था और जम्मू कश्मीर के गवर्नर पद पर जगमोहन की नियुक्ति भी 19 जनवरी 1990 को ही हुई थी। पलायन का जिम्मेदार कौन, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तो तलवार खिंची है। इस वक्त फिल्म को टैक्स फ्री करने पर भी सियासी घमासान हो रहा है। फिल्म कश्मीर फाइल्स देश के कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। ये सभी राज्य बीजेपी शासित हैं। इसके साथ ही टैक्स फ्री करने की राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री कराने की मांग कर रही है। ठाकरे सरकार में यदि नाखून के इतना भी अगर हिंदुत्व बचा है तो वह तात्काल रूप में इस फिल्म को टैक्स फ्री करे, वरना महाराष्ट्र का हिंदू भाई सड़कों पर उतरेगा। हालांकि शिवसेना ने इसके जवाब में कहा है कि निर्माताओं को फिल्म की फ्री स्ट्रीमिंग कर देनी चाहिए। दूसरी ओर अब डोगरा फ्रंट सड़क पर आकर पलायन की जांच की मांग कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है उसकी बात कर लेते हैं। 19वां दिन है। अब से कुछ देर पहले दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत को रोक दिया गया है। कल फिर से ये मीटिंग शुरू होगी। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। वो हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जहां से रूस के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। आज भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर भयंकर बमबारी रूसी सेना की तरफ से की गई। नतीजा भयानक और भयंकर तबाही। इमारतें आग की लपटों से घिरी हुई थी। कुछ इमारतें एकदम ढेर हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर केमिकल अटैक की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस रासायनिक हमला करने वाला है। कितना खौफनाक हो सकता है ये केमिकल वेपन से अटैक करना, आप इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन की इन दो तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 19 दिन से युद्ध की विभीषिका झेल रहे इस देश की हालत कैसी हो गई। दशकों में बनाई खुशहाली कैसे कुछ 100 घंटों में मातम में बदल जाती है, ये यूक्रेन से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। यूक्रेन के करीब करीब हर बड़े शहर की तस्वीर ऐसी ही है। हर तरफ बर्बादी ही नजर आती है। तबाह हो चुकी इन इमारतों में रहने वाले करोड़ों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। पड़ोस के देशों में लाखों की संख्या से यूक्रेन भागकर लोग पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के डिप्टी आर्थिक मंत्री ने बताया है कि अब तक करीब 120 बिलियन डॉलर का नुकसान रूस के हमले की वजह से हो चुका है। यूक्रेन के जीडीपी की हालत क्या होने वाली है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। फिलहाल तो युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। ये तस्वीरें राजधानी कीव की हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। अभी तक रूसी सेना इस पर कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन उसके हमले का पैमाना कितना बड़ा है आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। कहीं आग लगी है तो कहीं इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो राहत और बचाव कार्य में लगे कर्मचारियों को हो रही है। हमले के बीच वो घायलों को बचाने में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि पता नहीं कब उनके ऊपर बम आकर गिर जाए। रूसी सेना लगातार कीव पर कब्जे की कोशिश कर रही है। वो न सिर्फ धीरे धीरे कीव में घुसती जा रही है, बल्कि अपने हर बीतते वक्त के साथ अपने हमलों को भी तेज करती जा रही है। रूसी आर्टिलरी की फायरिंग ने कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 12 से भी ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। अपार्टमेंट्स के कई फ्लोर आग की चपेट में आ गए हैं।
इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से मीडिया वॉर भी जारी है। दोनों ही देश वीडियो जारी करके अपना अपना दावा कर रहे हैं। ताजा वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि यूक्रेनी सेना के जिन हथियारों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है, उन्हें दोनेत्स्क और लुहांस्क में मौजूद विद्रोहियों को दिया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन दोनों ही इलाकों के लोग यूक्रेनी हमले से खुद को सुरक्षित रखेंगे। अब सवाल यह है कि यूक्रेन रूस से जंग तो लड़ रहा है, लेकिन कब तक वो सुरक्षित रह पाएगी? कब तक रूसी सेना से उसकी सेना संघर्ष को जारी रख पाएगी? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक जंग का तरीका बदलने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग में मुद्दा अब रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का भी उठ गया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में जैविक और रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं और उसके आरोपों के निशाने पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश हैं। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। We know quite well that the manic obsession with which Putin fantasizes about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is very dangerous. रासायनिक हथियारों को बनाने की बात को अमेरिका और यूक्रेन ने नकार दी, लेकिन साथ ही इस बात की शंका भी जाहिर कर दी कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। ये दावा किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। हालांकि रूस ने भी बाइडेन के इन आरोपों को नकार दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का ये दावा कि रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है, ये सिर्फ मॉस्को की छवि खराब करने की कोशिश है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि रूस केमिकल हमला कर सकता है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के मुताबिक इन हथियारों में जानबूझकर लोगों की जान लेने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स इतने जहरीले होते हैं कि इनके असर से एक साथ हजारों लोगों की जान जा सकती है या फिर वो अलग अलग बीमारियों से तिल तिल कर मरने को मजबूर हो सकते हैं। हालांकि रूस का दावा था कि उसने साल 2017 में ही अपने सभी केमिकल हथियारों को खत्म कर दिया था, पर अब अमेरिका फिर से उस पर केमिकल हथियारों के होने का दावा कर रहा है। केमिकल हथियार मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। पहला केमिकल वेपन है नर्व एजेंट, जो सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार है। ये सीधा इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। छोटी सी मात्रा भी जानलेवा होती है। दूसरा केमिकल वेपन है चोकिंग एजेंट। इसमें दम घोंटने वाला केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। इससे फेफड़ों में पानी बनने लगता है। पहले विश्व युद्ध में इसके इस्तेमाल से लाखों लोगों की जान गई थी। तीसरा केमिकल वेपन है ब्लड एजेंट। ये ऐसा रसायन है जो सीधे खून के सेल्स पर अटैक करता है। इसकी वजह से खून में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, दम घुटने लगता है और इंसान की मौत हो जाती है। चौथा केमिकल वेपन है ब्लिस्टरिंग एजेंट। ये शरीर पर फफोले बनाने लगता है, आंखों की रोशनी छीन लेता है, यानी अंधा कर देता है। जलन और घाव से मौत हो जाती है। और पांचवा केमिकल वेपन है रॉयड कंट्रोल एजेंट। ये कम घातक केमिकल है। इससे आंखों, मुंह और त्वचा में जलन होने लगती है। अमूमन भीड़ पर काबू पाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है, पर इससे मौत नहीं होती। केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध है। साल 1993 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का समझौता हुआ था। इस पर रूस, अमेरिका और भारत सहित 165 देश साइन कर चुके हैं, पर बीच बीच में केमिकल वेपन के छोटे पैमाने पर इस्तेमाल की खबरें भी आती रही। यूक्रेन की जंग में इसे लेकर रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सच्चा कौन है, इसका पता लगाना फिलहाल तो बेहद मुश्किल है। रूस और यूक्रेन की जंग सड़कों पर लड़ी जा रही है। इसमें जितना यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, उतना ही रशिया का भी। इस बीच यूक्रेन से एक तस्वीर सामने आई है, लेटेस्ट है, जिसमें एक यूक्रेनियन सैनिक एक रूसी टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से ध्वस्त कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। एक तो खार्किव पर हमले की ये तस्वीर आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, और दूसरी कीव में भारी तबाही मची हुई है और एक सैनिक एक टैंक को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें दुनिया भर में ट्रेंड कर रही हैं। माफी चाहती हूँ, वो तस्वीर तकनीकी परेशानी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। इस बीच यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में कीव में रूसी हमले से मच रही तबाही जो है वो नजर आ रही है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे रूसी मिसाइलें कीव में बरस रही है और जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।